बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। अल्लाह का बहुत शुक्र कि एक और नया दिन हमें देखने को मिला। ज़िंदगी में एक और मौका मुझे और आपको मिल सका कि हम इस ज़िंदगी को जी सकें, भरपूर जी सकें, कुछ अच्छा और बेहतर वक्त गुजार सकें और अपनों के साथ जो है वो कुछ और यादें जो हैं वो महफूज कर सकें। कल कराची में हुई शाम में अच्छी खासी बारिश और बहुत सारी यादें कल भी लोगों ने मिलके बनाई। लोग घूमने फिरने निकले और फिर वही खाने पीने का सिलसिला। हमें तो मौका चाहिए। एनिवर्सरी है तो चलो बाहर चल के खाना खाते हैं, बर्थडे है तो चलो बाहर चल के खाना खाते हैं। हमारे लिए जो सेलिब्रेशन है वो इतना है कि बस जब भी सेलिब्रेट करना होता है तो हम मिल बैठकर जो है वो कहीं जाकर बाहर आउटिंग पर खाने का प्लान बना लेते हैं। इसके अलावा ऐसा सबको एंटरटेनमेंट क्या है, मूवी देखने, वो भी मेरे ख्याल से एक हिस्सा है जो मूवी देखने जाता होगा एक तबका। सारे लोग तो ऐसे है नहीं जो चाहें कि फ़ौरन जाएं एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखने, बट खाना एक ऐसा जो है वो शौक़ है जो हर इंसान की ज़िंदगी में शामिल है। और जब भी आप सेलिब्रेशन की बात करते हैं तो खाने का शौक़ जो है वो फ़ौरन उठता है। आज हम कोई खाने पीने का शौक़ जो है उस पर कोई प्रोग्राम नहीं करने वाले। ये तो मौसम के हवाले से बात हुई। जहाँ मौसम जो है वो खाने पीने के शौक़ को उभारता है, वहीं ये जो मौसम है ये कुछ तकलीफ़ें भी साथ लेकर आता है। आज का प्रोग्राम है तो बच्चों के लिए हवाले से, तो सिर्फ ये माओं के लिए नहीं है बल्कि उन सब लोगों के लिए है जो बच्चों से प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि बच्चे इस मौसम में महफूज रहें, ठीक रहें, उनकी तबीयत बेहतर रहे, उनको ख़याल कैसे करना है, उनकी एहतियात कैसे करनी है। जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं उनके लिए भी माएँ परेशान होती हैं कि मौसम की वजह से जो है सर्दी भी है, सॉक्स पहनाएं या कैप पहनाएं। बच्चों को इतना कवर करके भेजती हैं, 11-12 बजे धूप हो जाती है, वो बच्चों ने स्वेटर जो हैं वो अपनी बैग पर बांधे हुए होते हैं और अजीब हुलिये में वापस आ रहे होते हैं, शर्ट्स बाहर निकली हुई होती है। अब माएँ किस तरह हिफाजत कर सकती हैं, किस तरह पहनाना उनका, किस तरह ओढ़ना है, उनको क्या खिलाना है ताकि उनकी तबीयत भी ठीक रहे और इस मौसम का असर जो है वो भी ना हो और वो मौसम को भी इंजॉय कर सके। और वहीं वो माएँ जिनके न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या वो बच्चे जिनकी पहली सर्दियां हैं, उन माओं के लिए भी जो है वो बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो जाती है कि भाई पहली सर्दी है, इसमें अगर बच्चा बीमार हो गया तो हर सर्दी जो है वो बड़ी मुश्किल गुजरेगी। कुछ बच्चे बड़े अच्छे से गर्मी सर्दी गुजार लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को जो है वो इतना मुश्किल हो जाता है कि माएँ जब वो बड़े भी हो जाते हैं ना, उनके बच्चों को भी बता रही होती हैं कि तुम्हारे अब्बा की तो इतनी मुश्किल होती थी जब सर्दी होती थी तो ये इतने बीमार हो जाया करते थे या ये मसाइल होते थे। तो आज बच्चों के तमाम मसाइल, चाहे वो न्यू बॉर्न्स हैं, स्कूल गोइंग हैं, किसी भी एज के हैं, अगर उनके साथ कोई मसाइल दरपेश हैं सर्दी के मौसम के हवाले से तो उस पर हम जो है वो बात करेंगे। और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें आप पहले भी मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं, डॉक्टर आतिफ मंसूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सना, बहुत बहुत शुक्रिया आपने दोबारा अपने प्रोग्राम में बुलाया। आपको वेलकम करते हैं। आपकी अम्मा आपके किस्से सुनाती हैं कि बहुत मुश्किल होता था? मेरी अम्मा तो बहुत सुनाती हैं क्योंकि मैं बॉटल जो है ना वो नहीं छोड़ती थी। अच्छा। बहुत मुश्किल था। कोई आई थिंक 8-9 साल की उम्र तक जो है वो बॉटल पीती और उसके बाद अम्मा कहती तुम कहती थी मैं कॉलेज भी जाया करूँगी ना तो अपने बैग में रख के बस लेके जाऊँगी। सो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माओं के लिए, फिर बच्चे जो थम सकिंग करते हैं, अंगूठा लेते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद रह जाती हैं, बड़ा टफ टाइम देते हैं बच्चे माओं को ना। तो आपकी कुछ ऐसी चीज़ें अम्मा बताती हैं आपको? बचपन की यादें आपको पता है हमेशा रहती हैं। मेरा थोड़ा सा ये था, मैं स्पोर्ट्स लविंग था। अच्छा। तो मुझे क्रिकेट खेलनी होती थी। जैसे छुट्टियाँ आजकल के ज़माने में, अब तो इतने बच्चे नहीं खेल रहे, इतने गेम्स आ गए। तो जैसे छुट्टी होती थी सुबह से रात तक हम लोग को क्रिकेट खेलनी होती थी। तो बस पेरेंट्स कोशिश करते थे कि यार ये घर में भी बैठे हैं दोपहर के वक्त या शाम के वक्त, लेकिन हम लोग सुबह शुरू जो होते थे क्रिकेट खेलना तो रात भर 12-1 बज जाते थे। ये मुझे बताएं, मैं अगर आप अपनी भी बात करते हैं कि हमारे दौर में तो ये कोई मेरे ख्याल से 5-10 साल की अगर मैं बात करूं, इन 10 सालों में ना एक इतना बड़ा चेंज आया है। कैसे लगता है कि जनरेशन्स का फ़र्क आ गया। बिल्कुल। अदरवाइज़ कोई इतने पुराने दौर के लोग नहीं हैं, मैं भी नहीं हूँ, डॉक्टर साहब भी नहीं है, आप लोग भी नहीं हैं, लेकिन जब हम अपने बचपन की बात करते हैं तो हम कहते हैं हाँ ये किया था, आज का बच्चा ये नहीं करा। सो ये कुछ सालों में ही इतना बड़ा फ़र्क आया। हमने जो है ना वो मेरे ख्याल से कई सालों का सफ़र जो है ना वो कुछ सालों में तय कर लिया है और इतनी तेज़ी से हम आगे बढ़े हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत जल्दी सफ़र तय करें, लेकिन जब इतनी फास्ट स्पीड में आप चल रहे होते हैं तो एक्सीडेंट का खदशा भी बहुत ज़्यादा होता है। सेफ्टी मेजर्स
हमने लिए हैं या नहीं लिए हैं, हमने इतनी तेजी से चीज़ों को तो आगे बढ़ा दिया है। बिल्कुल सना, आप जैसे बात कर रही थी कि हमारे यहाँ होता है कि जब कोई भी गैदरिंग दोस्त मेहमान आने तो बस खाना होना है, ठीक ना। कहीं पे भी हम लोग ये नहीं प्लान करते कि यार कोई एक्टिविटी हो, कोई स्पोर्ट्स में हम लोग जाएं, कोई गेमिंग जोन्स में जाएं, कोई और डिफरेंट कोई हम ट्राई करें। अच्छा, अब बहुत भी होता है कि चलो पहले मूवी देख लेंगे, उसके बाद खाना जरूर है। खाना आपको जो भी दोस्त मेहमान दावत कुछ भी करनी जी, खाना उसमें दोस्तों में गैदरिंग भी होनी है ना, खाना जी खाना, सेलिब्रेशन इनकम्प्लीट है विदाउट खाना। तो ये थोड़ा सा ना ट्रेंड हमें होना चाहिए कि यार कोई गेमिंग जोन्स में जाएं, कुछ गेम्स में बच्चों को ट्राई कराएं, कोई और भी एक्टिविटी जैसे होनी चाहिए कुछ जो क्या होनी चाहिए डॉक्टर, कुछ मशवरा देना। मेरा होता है कि यार आप एटलीस्ट अभी जैसे हमारी गैदरिंग दोस्तों की होती तो मैं जितने हमारे कुछ हैं, क्योंकि हम लोग का सब बिजी रूटीन है, हम लोग बड़ा मुश्किल से टाइम निकालते हैं, तो मैंने उनका कहा कोई क्रिकेट मैच खेलते हैं यार, तो ये ना कोई ग्राउंड बुक करते हैं, फैमिलीज को बुलाते हैं, सबको ऐसे आपस में टीम में बनाते हैं और क्रिकेट मैच उसमें होना चाहिए। थोड़ा सा स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बच्चों को कोई फुटबॉल खेलें, कोई बास्केटबॉल मैच। अभी हमारे एक साथ है दोस्त हैं, उन्होंने हमें नेवल एकेडमी में एक पूरा उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था। आप बिलीव करें, जब मैंने बास्केटबॉल खेला ना उन बच्चों के साथ, जो उसके कैडेट के बच्चे थे, समझ नहीं रहा था हो क्या रहा है, क्योंकि बॉल आती थी और बस अचानक गायब हो जाती थी। वो बच्चे लेके ऐसे जूम करके जाते थे, लेकिन वो खेलने में इतना मजा है। काफी अर्से बाद बास्केटबॉल खेली, फिर उन्होंने क्रिकेट खिलाया हम लोगों के साथ, और बड़ा अच्छा ना, सारे एक कंबाइंड मैच हो रहे थे कि हमारी एक टीम बनी हुई है सीनियर्स की, और एक वो जो कैडेट के स्टूडेंट्स थे सारे वो थे, तो वो उसमें खेलने में इतना मजा है, और वो बड़ा एक दिल चाह का आपके यार आप खेलने चाहिए, आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। और जब आप पॉजिटिव एनर्जी को आप यूटिलाइज करते हैं ना, तो वैसे भी आपको फीलिंग बहुत अच्छी आ रही होती है, यू फील गुड, और कहते हैं कि आप क्रिएटिव सोच डेवलप होती है जब आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव यूज करते हैं। आप रनिंग अच्छी करें, आप रनिंग ज्यादा करेंगे, आपका मूड खुद ब खुद अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिव चीजें आपको मिलती हैं। तो वो मैंने देखा यार उस गेम के बाद ना बहुत एक आपकी बॉडी में भी चेंज है, आपके मसल बिल्कुल एक आप बैठे रहते हो, जब आप भागते हो क्रिकेट खेलते हो तो फिर आपको होता है थोड़ा बहुत पेन होता है कि फिर से बाद आप निकलो, तो आप उसको कंटिन्यू रखें। तो बड़ा अभी होना चाहिए ये सारी चीजें। और बच्चों में आजकल आपने देखे हम लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, घर वाले सारे मोबाइल पे बैठे रहते हैं, आपस में बातें एक दूसरे से व्हाट्सएप पे हो रही होती हैं। सही ना, इतना ट्रेंड चेंज हो गया जिसको हमने मिसयूज किया। अच्छा, और अब जो आप देखेंगे जो घर में छोटे बच्चे हैं उनको भी आप डमी फोन दे दें तो वो लेंगे ही नहीं, उनको पता है कि फोन जो है, बच्चे आप बिलीव करें वो ज्यादा नॉलेज होती है उन्हें कि वो कैसे उसको चलाना है, कैसे खेलना है, क्या क्या गेम्स है, कैसे डाउनलोड होना है, कैसे उसको लेके चलना है। तो देखें कुछ चीज़ें अच्छी भी कुछ बुरी भी, अब इसमें कसूर मैं कहता हूँ कि हमारा ही है, क्योंकि हम जो बच्चों को कराएंगे ना वही बच्चे करेंगे, जो हम उन्हें खिलाएंगे बच्चे वही खाएंगे। मैं यही कहता हूँ कि जो हमारे बात अच्छी अगर हम चाइना में होते तो हम लोग वो अभी कॉकरोच वगैरह खा रहे होते हैं जो हमने बच्चों को खिला रहे होते हैं। तो जो अभी हम जैसे उल्टी सीधी चीजें बच्चों को खिलाते हैं, ये बच्चे नहीं खाते, ये हमने खिलाई होती है, हम उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, हम उन्हें ड्रिंक्स दे रहे होते हैं, हम उन्हें बाहर की चीजें खिला रहे होते हैं, तो फिर बच्चा वही चीजें खा रहा होता है। जब भी मैं कहता हूँ, जब आप जैसे शुरू में अगर हम बात करें, जैसे आप बताई थी न्यू बॉर्न में, तो सबसे पहले जो मैं सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ, बड़ी आसान अल्फाज में हम लोग बात करेंगे, भाई सबसे ज़्यादा पेरेंट्स अगर जो भी मदर प्रेग्नेंट होना, वो एंटीनेटल चेकअप जरूर करवाए। अच्छी जगह पे देखें, अपना नाम जाके रजिस्टर करवाएं, गायनेकोलॉजिस्ट, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हो, आप अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को रखें अपने साथ ऑन कॉल, क्योंकि जो 9 मंथ्स में आप फॉलो करेंगे ना, जो आप उसको एंटीनेटल चेकअप्स होंगे सारे, वो फिर आगे बच्चा वैसा होगा। अगर आप एंटीनेटल चेकअप्स नहीं करवाते, आपको पता ही नहीं प्रॉब्लम क्या चल रही है, फिर जब वो बेबी डिलीवर होता है फिर सबके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम लोग तो रिसीविंग एंड पे होते हैं, हम तो बेबी रिसीव करते हैं जो हमें मिलता है। तो अगर आपने अच्छा एंटीनेटल चेकअप करवाया होगा, आप बिलीव करें, हम अच्छे हॉस्पिटल्स में जहाँ काम करते हैं वहाँ इतने प्रॉपर सारी चीजें हो रही होती हैं कि दिल खुश हो रहा होता है कि यार लोग अपनी हेल्थ का इतना ख्याल रखते हैं, सही ना। तो बच्चे जब डिलीवर होते हैं बिल्कुल माशाल्लाह से नॉर्मल है। और वहीं आपको कुछ और भी इस तरह की चीजें देखने को मिल रही होती हैं कि आप दुख कर रहे होते हैं कि ऐसा भी है। ख़वातीन को भी इसके साथ साथ जो उनके साथ रिश्ते मुंसलिक हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनकी सास हैं, उनकी माँ हैं, उनको भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप उस औरत का ख्याल रखें, उसका एहसास करें, उसका ख्याल करें। जो आने वाली जान है, जिस मराहिल से, जिन जज्बात से, जिन एहसासात से, जिन मरहलों से वो औरत गुजरेगी, वो तमाम चीज़ें, वो बच्चा जो उसने कंसीव किया उस पर उन तमाम चीज़ों का असर हो रहा होता है। सो इसलिए कोशिश करें, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा खिला के भी अगले को आपने बुरा कहना है, इससे बेहतर है कि थोड़ा कम खिलाएं लेकिन उसको खुश जरूर रखें। बहुत लग्जरी खाने की बात नहीं की जा रही होती ना, लेकिन खुश रखने की बात, बैलेंस डाइट, 2 बंदों की डाइट हो, ये हमेशा याद रखेंगे। वो पहले अगर 1 रोटी खाती हैं तो वो 2 रोटी खाएं, ठीक है, क्योंकि 2 बंदों का खाना खाना है आपको, तो वो अपनी डाइट प्रॉपर लें और बैलेंस डाइट लें। जरूरी नहीं कि जी हर चीज लें, बैलेंस एक डाइट होनी चाहिए उसमें।
उसको जरूर लेना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और आफ्टर प्रेगनेंसी भी, ठीक है ना। जब बच्चा डिलीवर हो जाए, जब भी आपको 2 लोगों का खाना है, क्योंकि आप मदर फीड करवा रहे होते हैं, ठीक है, तो अपने डाइट का बहुत ख्याल। अच्छा, मैं एक ये आई डोंट नो कितना इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से, लेकिन मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं एक जगह पढ़ रही थी और रेफरेंस इस वक्त मुझे याद नहीं तो मैं ज़रूर शेयर करती कि एक बच्चे को जो है वो कुरान हिफ्ज़ कराने के लिए बिठाया जाता है। सो वो जो उनके जो कारी साहब होते हैं, जो उनको कुरान हिफ्ज़ करा रहे होते हैं उस बच्चे को, वो उसको पहले कायदा पढ़ाया जाता है, देन फिर पहला सिपारा, ये बिगनिंग होती है। तो जब उसको स्टार्ट कराते हैं तो वो बच्चा कहता है कि नहीं, आप ना मुझे ये तो सब मुझे याद है, ये आप मुझे नहीं पढ़वाइए, आप मुझे 16वें पारे से जो है वो कुरान हिफ्ज़ करवाना शुरू कीजिए। तो वो कहते हैं ये आप कैसी बात कर रहे हो, छोटा सा बच्चा है और वो कह रहा है कि शुरू के 15 पारे मुझे याद हैं, तो ये कैसे मुमकिन है। और उससे कुछ कहते हैं कि तुम पढ़ के सुनाओ, तो वो पढ़ के भी, जो वो कहते हैं जिससे पारे का हिस्सा वो पढ़ के सुनाता है। तो कहता है बेटा तुम तो इतने छोटे से हो और मैं पहला तुम्हारा उस्ताद हूँ, तो तुम्हें ये कैसे याद है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, इस दुनिया में आने से पहले जब मैं अपनी माँ के अंदर मौजूद था तो ये 15 पारे मेरी माँ को याद थे और वो पढ़ा करती थी। जब वो पढ़ती थी तो वो मुझे भी याद हो गए, और अब जब मैं इस दुनिया में आया हूँ तो वो 15 पारे मुझे याद हैं, और अब आगे से जो भी आप मुझे याद कराएंगे वो अब मैं इस दुनिया में आकर इल्म हासिल करूँगा। तो जो माएँ हैं जो इस प्रोसेस से गुजर रही होती हैं, वो जितना कुरान की तिलावत करती हैं, वो जितना अच्छा सोचती हैं, गो के मसाइल होंगे आपकी ज़िंदगी में, लेकिन अपनी आने वाली ज़िंदगी को जो आप इस दुनिया में लेकर आ रही हैं उस पर आप बहुत मुस्बत असरात जो है वो पैदा कर सकती हैं अपनी अच्छी बेहतर सोच से। वहीं जो औरतें नेगेटिव सोच रखती हैं, फिर आने वाला बच्चा भी उतना ही गुस्से वाला होता है। बिल्कुल, देखिए वो इम्पैक्ट तो पड़ता है। जैसे आपने बड़ी प्यारी बात की, ऐसे बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, जो हमने किससे सुने हैं बड़े बड़े बुजुर्ग की, तो वही सारी चीज़ें हैं कि आपको हर चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है ना। एज डॉक्टर तो हम यही कहते हैं कि हम इस पे तो हमें इतना नॉलेज नहीं होती, लेकिन एज अ डॉक्टर ही हम बता रहे होते हैं कि आपने बैलेंस डाइट रखनी है, अपने आप को फिट रखना है, चेकअप जरूर कराने, अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, वैक्सीनेशन लगानी है, ताकि आपकी प्रॉपर देखें। आप कोई भी चीज़ ले रहे ना, अगर आपको एक दरख्त भी पौधा भी उगाना है तो उसका आप ख्याल नहीं रखेंगे तो वो नहीं चलेगा। जैसे आप उसका ख्याल रखेंगे वैसे वैसे वो ग्रो करेगा। अच्छा, मैं आगे इस तरफ टॉपिक की तरफ बढ़ूंगी, लेकिन मुझे ये भी जानना है कि अक्सर ख़वातीन जो हैं वो डायबिटिक नहीं होती, बट आफ्टर कंसीव उनको प्रॉब्लम हो जाता है कि वो डायबिटिक हो जाती हैं, तो फिर क्या बेबी पर भी असर होता है इन चीज़ों का? देखिए, हमें ख्याल रखना होता है। कभी कभार ये प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटिक होती है तो हम लोग उसको रेफलो कर रहे हो, हम बच्चे को फॉलो कर रहे होते हैं। तो यूजुअली नहीं पड़ता, लेकिन हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं बच्चे को शुरू में, कि उसकी आरबीएस प्रॉपर इंसुलिन वगैरह देना, आरबीएस चेक कर रहे होते हैं, उसकी शुगर कितनी जा रही है। अगर वो नॉर्मल जा रही है तो फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, तो वो आगे आगे फॉलो होता है। अब देखिए, जब अगर ये सब चीज़ें अगर हमने ख्याल रखी ना, फिर उसके बाद आता है जब बच्चा डिलीवर होता है, फिर आपको जगह मुंतखब वहाँ करनी है, जो मैं कहता हूँ कि वहाँ पे पीडियाट्रिक डॉक्टर मौजूद जरूर हो, जहाँ पे जब गायनी के बहुत सारे हमारी ऐसी जगह बने हुए जहाँ गायनी के सेटअप लोगों ने बनाए हुए अपने घरों में, ठीक है ना। तो वो कोशिश करें, जो भी अपने आप को रजिस्टर जहाँ करवा रहे हैं वो जरूर मालूम करें कि वहाँ पे जब बच्चा डिलीवर हो जाएगा उसके बाद क्या होगा। उसके लिए ऑक्सीजन मौजूद है वहाँ पे, पीडियाट्रिक डॉक्टर मौजूद है वहाँ पे, क्योंकि शुरू के जो 10 मिनट है ना बच्चे के लिए, वो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, कल एक वीडियो था वो मैं देख रही थी, तो वो आई थिंक कौन सी स्टेट थी, वहाँ पर कोई एक डॉक्टर, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल, और वहाँ एक न्यू बॉर्न बेबी जो है उसको कोई मसल वीकनेस कुछ इस तरह की चीज़ होती है, और डॉक्टर जो है वो बड़ी ताकत के साथ उसको जो है वो एक्सरसाइज करा रहा है, उसके हैंड्स को पुल कर रहा है, कभी उसको ऊपर उठा रहा है, कभी उसकी बैक पर पुश कर रहा है। जब मैं देख रही थी मैं कह रही थी ये कितना जालिम डॉक्टर है, ये क्या कर रहा है उस बच्चे के साथ। और थोड़ी सी देर बाद वो बच्चा ना रोने लगता है और बड़ा एक्टिव, और उसके बाद वो उसको उनके पेरेंट्स को देता है, अब डॉक्टर जो है वो बेबी देता है और कहता है नाउ ही इज़ फाइन। सो जो उसका मोरल आइडिया था, जो एंड में उन्होंने कहा कि उसको मसल वीकनेस थी, अगर डॉक्टर समझदारी के साथ इस टाइम पर इसके मसल्स को एक्टिव ना करता, प्रॉपर ब्रीदिंग ना होती या ना रोता, तो शायद ये बच्चा सारी ज़िंदगी पैरालाइज रहता, सांस तो ले पाता, ज़िंदगी तो जी लेता, लेकिन सारी ज़िंदगी माजूरी का शिकार रहता। तो उस टाइम उसके बाद मेरे दिल से एकदम से उस डॉक्टर के लिए दुआएं निकली, जिसको मैं पहले कही थी कि कौन सा इंसान है, कितना जालिम है जो बच्चे के साथ ऐसा कर रहा है। तो डॉक्टर का समझदार होना, ये आप बिल्कुल ठीक करें, उस टाइम पर राइट डिसीजन लेना होता है कि आपको क्या करना है। बेसिक्स जब भी मैंने आपको बताया ना कि आप मालूम जरूर करें कि हमने बड़े केसेस खराब देखे। अब जो बात करें, जैसे होता है अगर बच्चे को शुरू में ऑक्सीजन नहीं मिले ना, वो हमेशा के लिए जिंदगी जहनी तौर पे माजूर हो जाता है। जिंदगी तो जीता है लेकिन माजूरी के साथ, जहनी तौर पे माजूर हो जाता है वो बेचारा,
बेचारा बहुत ही बुरे हालात में, पेरेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम होती है फिर उसको लेके चलना, क्योंकि वो डिलेड माइलस्टोन के साथ ना बहुत ही बुरे हालात आपने बच्चे देखे होंगे जो होते हैं। तो उसमें मैं ज़रूर कहता हूँ कि यार आप ज़रूर ये चीज़ें मालूम करें, आपका हक है, ये आप मालूम करें, इसको पूछें, क्योंकि आप में अवेयरनेस होनी चाहिए ये सारी चीज़ों की। ये बेसिक चीज़ें हैं कि आप जहाँ डिलीवरी करवा रही हैं आप पूछें वहाँ पीडियाट्रिक डॉक्टर कौन सा आता है, वहाँ ये चीज़ें मौजूद हैं, ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं है। आप बिलीव करें, मैंने ऐसे देखे जब हम लोग काम करते थे हॉस्पिटल्स में, तो रिक्शा में लोग आ रहे हैं, बच्चे उसमें लिपेटे हुए, जब खोल के देखा तो एक्सपायर है। पूछा क्या तो पता चला जी वो बस की डिलीवर हुआ था, उन्होंने ऐसे कपड़े से बांधा और हमें भेज दिया अस्पताल ले जाओ। अब ऑक्सीजन अगर किसी की आप बंद कर दें तो सोचें क्या होगा, सही ना, उस बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिली है। फिर आपको प्रॉपर उस वक्त देखना होता है, जैसे आप बात करें, जो हमें रुलाना होता है, रोएगा बच्चा तो सांस उसका जाएगा, तो वो प्रॉपर आपको ना फौरन सब चीज़ें रब, फिर उसका एग्जामिनेशन आप पूरा करते हो, देखते हो कि उसमें डिफेक्ट तो नहीं आ रहा, हर चीज़ का प्रॉपर आप उसको चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। जैसे वरना थ्रू आउट द लाइफ ये जो है, ये वो कहते हैं ना आम जबान में, ये ऐसा नुक्स बैठता है ज़िंदगी का जो फिर आप सारी ज़िंदगी परेशानियों में रहते हैं। तो थोड़ी सी एहतियात, उसके अलावा ये जो पैसा है ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि जब ऐसी माजूरी हो जाती है तो फिर सारी ज़िंदगी फिर आप पैसा खर्च करते रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो आई थिंक पैदाइशी हो जाएं उनके लिए मुश्किल होता है। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, फिर वो तो आप उसको फॉलो करवा रहे हैं, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट चली जाती है, या आप उसको फॉलो कर, लेकिन वो आप सही नहीं कर सकते। नॉर्मल एक लाइफ आप बच्चे की, तो आप पे ये डिपेंड करता है कि आपकी जिम्मेदारी है। मैं पेरेंट्स को बड़ा समझाता हूँ कि भैया आप जाके ये चीज़ें जरूर मालूम करें, ये बेसिक चीज़ें, ठीक है, ये आपने सही किया। उसके बाद फिर जब डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद देखें वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि यार आया इस बच्चे को, अब हमारी एक स्कोरिंग होती है, एबगार स्कोरिंग होती है, उससे हम लोग चेक करते हैं कि आया इस बच्चे को अस्पताल में रहना है, एडमिट होना है, बेसिकली हॉस्पिटल में तो रहता है, एडमिट होना है एनआईसीयू में, या फिर घर जाना है, ठीक है, सही ना। तो वो ऑब्जर्व करता है, पूरी स्कोरिंग होती है कि हार्ट रेट क्या चल रहा है, रेस्पिरेटरी रेट क्या चल रहा है, अपीयरेंस कैसी थी, नीला था वो, कैसा पिंक हुआ, कब कितनी देर में रोया, सारी चीज़ें कैसी हैं सारी ना, फिर उसको वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। फिर अगर एक बच्चा एडमिट हो रहा है तो वो एक अलग कहानी है, एनआईसीयू में उसके कॉजेस क्या हैं, प्रीटर्म है, प्रीमेच्योर है, उसके अलग अलग मसले मसाइल होते हैं। अगर वो नॉर्मल है और पेरेंट्स के हवाले कर दिया, फिर उनको समझाते हैं 4-5 चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वो क्या है? वो इनको समझाना सबसे पहले होता है कि भाई हाइजीन का ख्याल रखें, ठीक है, पूरे सफाई सुथराई का ख्याल, खानदान आगे उसको प्यार ना करे, और थोड़ा सा हाथ स्टरलाइज करके उसको हाथ लगाएं, क्योंकि हम लोग भी जब भी टच करते हैं, कैसे होता है वैसे कहते हैं बच्चों के आप हाथों पे प्यार करें, लेकिन होता नहीं है वो, तो प्यारे प्यारे वो आप कोशिश करें कि स्टरलाइज कर लें, सही ना, बड़ा मुश्किल काम है हमारे, लेकिन हम देखें ट्रेडिशन सेट करेंगे, क्योंकि बच्चे को प्रॉब्लम अगर हो गई ना तो फिर पूरा घर परेशान होगा। सही, तो आप कोशिश कर लें स्टरलाइज करके उसको, और जिसको अगर फ्लू वगैरह हुआ है हाँ, तो वो तो बच्चे से दूर ही रहे, फिर ठीक है, सही ना। ओके, फिर आपको देखना ज्यादा ना बच्चे को ठंडा रखना है, ओके, सही है, ना ज्यादा गर्म रखना है। सुन लीजिए गौर से, ये उसको बिल्कुल बंद भी नहीं करके रखना। आप बिलीव करें, उसको तो पता नहीं चादरें, ऐसा लगता है कपड़े की दुकान है, हम कभी बच्चे कहते हैं ना जरा इसको मुआयना करना है, आप जरा हटाएं, तो एक कपड़ा दूसरा कपड़ा, लगता है कभी एक कपड़े की दुकान यहाँ पे बन हाँ, अच्छा, चादर से उसको लपेट के अच्छे से ना, फिर हीटर के सामने भी रख देते हैं, फिर हीटर के सामने भी रख देते हैं, उसके ऊपर फिर उसको रस्सी भी बांधते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं ना प्रॉपर उसको, कि वो यूं बेचारा रहे, उसको हाथ पैर तो उसके हिलने दें। आप बिलीव करें, इतना मैं देखे ना उसको, बिल्कुल आपकी बात ये मुझे रस्सी से बांध के बिल्कुल सीधा ऐसे करके और हीटर के सामने रख देते हैं कि जी पूरा कुक नहीं होता कि कुक हो जाए बच्चा, अल्लाह माफ करे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपको ज़्यादा लपेटना भी नहीं है, ये बेसिक चीज़ें बहुत आसान, कि आपको ना एक आप अच्छा सा बेस बना दें, उसको जो अच्छा गर्म हो वो बना दें, इतना लपेटने की इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती प्रॉपर, और थोड़ा सा उसको सांस लेने दें, ये ना बिल्कुल इतना आप उसका सांस, फिर टोपी सर पे, फिर ये सब चीजें आप एक बेसिक चीजें रखें। आप बिलीव करेंगे अगर बच्चे रो रहे होते हैं, हम टोपी उतारते हैं तो हम रोने चुप हो जाता है, सही ना, क्योंकि इतना ज्यादा हमने उसको वो। अच्छा, तो मुझे बताया ना, एक बच्चे के टेम्परेचर को, एक माँ है जिसका पहला बेबी है, अब वो तो एहतियात करी होती है, ख्याल करी होती है कि जिस तरह सर्दी है, अभी अच्छी खासी सर्दी है, मौसम एकदम से तब्दील होता है, तो हर सास का भी फोन आ रहा होता है, माँ भी कह रही होती है बच्चे का ख्याल रखो, उसको सर्दी ना लग जाए। अब वो टेम्परेचर कैसे चेक करे बच्ची का, जो आपका टेम्परेचर आपको लग रहा है ना। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लूं मैं, फिर आप आके बताइएगा कि आखिर टेम्परेचर कितना होना चाहिए कि हम बच्चे को इतना पहनाएं, इतना उड़ाएं, ये खिलाएं। इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन
वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर आतिफ मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। बच्चों के हवाले से हम बात करें जनाब, मौसम है ख़राब, मौसम सुहाना भी है, मौसम कुछ लोगों के लिए ख़राब भी है। किन लोगों के लिए ख़राब है जी? जिनके छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो बाहर नहीं जा पाते, बाहर जाएंगे तो बच्चों को सर्दी लग जाएगी, इसलिए माओं को भी घर में बैठना पड़ता है कि बच्चों का ख्याल किया जाए। सो आज हमने यही कोशिश करनी है कि आप भी इंजॉय करें, बच्चे भी इंजॉय करें और अच्छे तरीके से जो है वो कुछ ऐसा मामला बन जाए कि ये मौसम भी गुजर जाए और तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाएं। तो डॉक्टर साहब यही बात कह रहे थे कि एक तो प्रॉपर आप पहले जो भी आपका डॉक्टर है वो बहुत अच्छा बेहतर होना चाहिए बच्चों के लिए। इसके अलावा जो घर में आपने एहतियात करनी है वो क्या है? डॉक्टर साहब आपने कहा कि उसको ढक के बहुत ज़्यादा नहीं रखना, ज़्यादा एक नॉर्मल टेम्परेचर आप देखें, रूम टेम्परेचर हो, ठीक है, आपको रूम टेम्परेचर पता चल जाता है, सही, जो आपको लग रहा है वैसे ही बच्चे को भी लग रहा है, सेम, सही ना। एक रूम टेम्परेचर रखें, सही है, ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म रखने की ज़रूरत नहीं। अगर रूम टेम्परेचर अच्छा है तो फिर बच्चे को इतनी ज़्यादा पहनाने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल आप उसको कवरिंग कर लें, सही ना, कहीं बाहर जा रहे हैं तो हिसाब से कर लें, लेकिन रूम में अपना ख्याल रखें, क्योंकि ज़्यादा गर्म भी होगा ना, आप पता है बुखार, हाइपरथर्मिया कहते हैं इसको, बुखार की वजह यही होती है कि आपने उसको ओवर सही ना रैपिंग की, ओवर हीट दे रहे हैं। अब होता ये हमारे तो प्रॉब्लम ये भी है कि अगर बुखार होता है हम और कंबल उड़ा देते हैं उसको, सही है ना। तो बुखार का मतलब क्या है कि आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, सही ना, और उल्टा आप उसको ठंडा करने के बजाय छोटा है हमारे लिए, हमारी चीजें तब्दील हो जाती है और उसको हम मुख्तलिफ अंदाज में सोच रहे होते हैं। यही मैं बताने का मकसद है कि आप नॉर्मल जो अपने आप को समझते हैं वैसे बच्चे को भी समझें कि एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर रख लें, ठीक है। एक ज्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए, ज्यादा गर्म भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा ठंडा भी होगा तो नुकसान दे, हाइपोथर्मिया के ज्यादा नुकसान दे। तो ज्यादा ठंडा भी ना हो बच्चा, आप उसको देख सकते हैं आराम से, आपको पता चल जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, एक तो मदर फीड रखना है। 6 मंथ तक आपको कुछ नहीं देना है, कोई टोटके नहीं आजमाने हैं बच्चे के ऊपर। 6 मंथ तक आपको देना सिर्फ मदर फीड है। अवॉइड करें अगर वो जो लोग देते हैं गुट्टी वगैरह, तो ना हम लोग मना करते हैं कि नहीं दें, क्योंकि कभी कभार लोग इतना ज्यादा देते हैं। आपको भी दी होगी, मुझे भी दी है, वो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि लोग इतना ज्यादा दे देते हैं कि बच्चा एस्पायरेट कर लेता है, सांस की नाली में जाके फंस जाता है। होता है ना हल्का सा एक कुट्टी एक चीज होती है, लोग कुछ तो भर भर के शहद, नहीं नॉर्मली शहद होता है वो हल्का सा चटा देते हैं। जी ट्रेडिशंस अलग अलग हैं कि बहुत ज्यादा भी, तो हम लोग कहते हैं कि आप ख्याल रखेंगे, तो आप लोग कहते हैं अवॉइड करें। देखिए किसी से नुकसान है तो उसको अवॉइड करें, तो कोई भी एक बच्चा हो सकता है हजारों में, लेकिन वो किसका बच्चा हो पता नहीं। तो आप मदर फीड देना है आपको 6 मंथ तक, आपको कुछ भी नहीं देना है, सही ना। मदर फीड बहुत है। फिर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही है। वैक्सीनेशन आपको इतनी बीमारियों से बचाती है। एट बर्थ ही आपको BCG हम लोग लगा देते हैं, सही ना, ट्यूबरकुलोसिस, फिर पोलियो के ड्रॉप्स, और बहुत हॉस्पिटल में कुछ हेपेटाइटिस B की भी वैक्सीन लग जाती है, कुछ 2 मंथ्स पे स्टार्ट करते हैं, सही ना। फिर आपको वैक्सीनेशन को फॉलो जरूर करना है, सही है। और साथ ज़्यादा परफ्यूम लगा के बच्चों के पास ना आ जाए, सही है। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। 4-5 तो आप ये कह रहे हैं कि ये बेसिक्स हैं जिनको आपने लाजमी फॉलो करना है। अगर आपने इनको फॉलो किया तो इंशाल्लाह कुछ मसाइल नहीं होंगे। लेकिन यस, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, जो बीमार होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माशाल्लाह से आराम से पल जाते हैं, माओं को पता ही नहीं चलता कि बड़ी आसानी से ज़िंदगी गुजर गई। लेकिन कुछ बच्चे बहुत अम्मा अब्बा को टफ टाइम दे रहे होते हैं। इसमें बताऊँ जो मेन हम लोग परेशानियाँ देखते हैं सबसे ज़्यादा फर्स्ट बेबीज में होती हैं यूजुअली, वैसे भी। एक तो होता है पीलिया, कितना क्यूट बेबी जी, पीलिया होता है ना, जो जॉन्डिस जिसे कहते हैं। ये यूजुअली हर बच्चे को होता है, सही है। 3 से 10 दिन में ये होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हम इसे कहते हैं, जो खुद ब खुद सही हो जाता है, सही। इसको धूप की रोशनी लोग कहते हैं दिखाएं, सही ना, ऐसी चीज़ें। लेकिन अगर ये देखें, अगर बच्चे को आपको लग रहा है कि पीला ज़्यादा हो रहा है, सही है, या तो पहले हम लोग विजिट कर लेते हैं डॉक्टर्स के पास कि जी आप हमें ला के दिखा दें। अब बर्थ के 3 दिन बाद हम लोग टेस्ट करवा के खुद ही देख लेते हैं कि कितना है। जब डिस्चार्ज करते हैं उसके बाद समझा देते हैं कि जी आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है, सही। तो अगर पीलिया बच्चों को हो रहा है, सही है, आपको लग रहा है पीला ज़्यादा, तो एक टेस्ट आता है बिजुर्ग नाम, वो करवा लें, सही है, क्योंकि वो करवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सही है। उसके बाद क्योंकि हर एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से जॉन्डिस का एक लेवल होता है जो हमें चेक करना होता है। फिर हम लोग उसको डबल लाइट लगाते हैं, सही, सिंगल लाइट लगाते हैं, फोटोथेरेपी जिसको हम कहते हैं। लोग तो धूप लगवा देते हैं, लेकिन धूप अगर नॉर्मल है तो लोग लगाते हैं धूप, सही है, वो नॉर्मल बात है। लेकिन अगर उसकी बढ़ गया है, ज़्यादा हो गया है,
तो आपको फिर डॉक्टर को दिखा के एडमिट कराना है बच्चे को, फिर वो डिसाइड करेगा कि सिंगल लाइट लगानी है, डबल लगानी है, तो उसको प्रॉपर एक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ट्रीटमेंट कभी कभार आप बिलीव करें खून बदलना पड़ता है बच्चे का पूरा, एक्सचेंज तक बात चली जाती है, और अगर नहीं बदले तो कंडक्ट टेरेस डेवलप हो जाता है, बच्चा जहनी तौर पे माजूर हो जाता है हमेशा के लिए। तो होता ये हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब जॉन्डिस लोगों को होता है, पीलिया देखे मैंने कहा खुद ब खुद सही हो जाना, लेकिन कुछ बच्चों में हमें देखना है। अच्छा, कभी कभार पैदाइशी भी होता है। अगर 4-5 दिन तक अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो फिर अलार्मिंग है। देखिए 3 दिन पे हमने करवाया टेस्ट, ठीक है, सही है, 3 दिन पे हम लोग टेस्ट करवा के देख लेते हैं 48 आवर्स के बाद, अगर वो कितना है हम अंदाजा हो जाता है। फिर हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आप थोड़ा सा फॉलो कर लें, अगर बीच में आपको लग रहा है कि बच्चा पीला लग रहा है काफी, सही है, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना और टेस्ट कराना जरूरी है बीच में। तो पीला ना माँ को पता चल जाता है बच्चा पीला हो रहा है कैसे, आइज भी जो है वो चेंज हो जाता है, आइज बिल्कुल ही, पेट, सब चीजें पता चल जाती हैं, सही ना। तो वो माँ को अंदाजा हो रहा होता है अगर वो कहीं दूर है, वरना तो फॉलो अप पे डॉक्टर तो फॉलो कर लेगा कि ज्यादा है, वो तो एग्जामिन करके पता चल जाएगा। अगर फिर उसके बाद लाइट लगाना जरूरी होती है, लोग नहीं करवाते, लोग चले जाते हैं जी वो दम करवाने, ये कर, उससे होता ये है। लेकिन दवा गिलास जरूरी है, सही तो है ना। अब एक बच्चा है जो छोटा सा बेबी है आपका, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, अब वो बेचारा बोल भी नहीं सकता ना कि मैं किस तकलीफ में हूँ। अब वो रोए जा रहा है, कुछ माएँ परेशान होती हैं, पता नहीं उसके पेट पे दर्द हो रही है, उसका कुछ बच्चों का पेट सख्त होने लग जाता है। इसके बाद इसकी तरफ ही आ रहा था मैं, जॉन्डिस का इस वजह से मैंने कहा कि जरूर फॉलो करवाएं, ताकि बच्चा आगे जहनी तौर पे माजूर ना हो, एक्सचेंज फिर तक चली जाती है बात, तो पहले ही इसको जरा ख्याल कर लें। लेकिन हम यूजली 48 आवर्स के बाद टेस्ट करवा लेते हैं, और माँ सबसे अच्छी जज होती है, बिल्कुल उसको अंदाजा हो रहा होता है कि मेरे बच्चे का रंग तब्दील हो रहा है या क्या चीजें। तो अगर ऐसी कंडीशन है 2 से 3 दिन से ज्यादा हो गए तो फिर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं, फिर ये धूप और बाकी सारी चीजें, खुदा के वास्ते मुझे पता है अल्लाह के नाम में बहुत बरकत है, ये हम सबका बिलीव है, साइंस उससे बहुत पीछे है, लेकिन दुआ और दवा दोनों चीज़ें साथ कही गई हैं, हुक्म दिया गया है, तो इसलिए आप दवा भी कीजिए और उसके साथ आप दुआ भी करते रहिए। तो ये दोनों चीज़ें ना उस चीज़ को, लेकिन आप ये टेस्ट करवा के देख लें, ज़्यादा है तो आप लाइट लगवा लें, और दुआ देखें, जारी बात है दोनों चीज़ों पे मैं बिलीव करता हूं। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद आपको करना ये है, जैसे जो आपने बताई बात, ये जो सब इनका पहला बेबी होता है ना, आप यकीन वो पेरेंट्स की मैंने हालत देख के ना यकीन माना, मुझे लगता है यार मैं क्या होगा जब मेरी शादी होगी और जब चीज़ें होगी, तो इतने फोन आ रहे होते हैं रात भर, क्योंकि देखिए बच्चे रोते हैं, सही है ना, दिन में रोते हैं तो पता नहीं चलता, तो जारी बात है कि लोग होते हैं बैठे हुए, सब बैठे हुए, रूटीन लाइफ होती है। रात में जैसे एक मिसाल देते हैं कि अगर मैं गाना गाऊंगा, सही ना, दिन में तो कोई किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन रात में अगर मैं गाना गा रहा हूँ ना तो मोहल्ले वाले बोलेंगे यार क्या हो गया, पता नहीं, कि आवाज गूंजती है, सही ना। तो ऐसे बच्चे के साथ अब वो रात में रोएगा तो जी पूरे घर जमा हो जाएगा, और पेरेंट्स इतने परेशान होते हैं कि एक तो मैंने देखा मदर रो रही थी कि मेरा बच्चा रो रहा है, और मैं समझ नहीं पा रही वो क्यों रो रहा है, वो एग्जैक्टली माँ के लिए मुश्किल है ना कि मैं इसको मुश्किल से कैसे निकालूं। बच्चे को कॉलिकी पेन होता है, सही ना, रिफ्लक्स होता है जो 2 मंथ्स पे होता है, 2 मंथ्स तक, सही ना, और ये 9 मंथ्स तक चलता है, 9 से 12 मंथ तक, क्योंकि आप लिक्विड डाइट दे रहे होते हैं बच्चे को, लिक्विड, सही ना, शॉर्ट वो होता है इसका, सही ना, तो ऐसे सुपाइन पोजीशन में लेटे होते हैं बच्चे, तो ये पेन होता है, रिफ्लक्स डेवलप होता है, सही ना। आप कह रहे हैं टमी में उनको पेट में दर्द हो, पेट में दर्द, जो कॉलिकी पेन जिसको हम कहते हैं वो डेवलप होता है। कॉलिकी कहते हैं इसी वजह से कि वो आता जाता है, अगर पेन होगा तो हमेशा मुसलसल पेन होगा ना, ऐसे नहीं होगा कि जी गायब हो गया 8 घंटे फिर पेन हुआ फिर 6 घंटे गायब हो गया, ऐसे नहीं होता, ये तो वो डेवलप आता है और वो रहता है कुछ अरसे तक, ठीक है। सही, हर बच्चे को होता है ये या कुछ को होता है? यूजुअली होता है, लेकिन कुछ को ज्यादा हो जाता है, तो उसका एहसास होने लग जाता है, पता चल जाता है। तो उसमें आपको देखना ये है, जो एक डेंजर साइन हमारे लिए होता है, हम देखते ही हैं कि तो पेट को नॉर्मल है, पेट को एग्जामिन करके देखना होता है कि सॉफ्ट है, कहीं सख्त तो नहीं हो रहा बहुत ज्यादा, या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वोमिटिंग तो नहीं हो रही जिसको हम लोग कहें कि वोमिटिंग बहुत ज्यादा सीरियस वोमिटिंग हो रही है, सही ना, तो वो हमें नॉर्मल हमें देखना होता है। अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि यार आप इसको मदर फीड पे रखें, पोजीशन चेंज करते रहें, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, सही ना, कोई इसकी ट्रीटमेंट नहीं होती। अच्छा, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई ट्रीटमेंट नहीं, फिर आप लोग तसल्ली दे देते हैं, सिर्फ समझाना होता है, ड्रॉप आते हैं लेकिन उसको इतना अफेक्ट नहीं होता, तो पोजीशन चेंज करें, सही ना, ऐसे हम लोग बेसिक चीजें अच्छा कहते हैं। नॉर्मली आप उनको मसाज करते हैं, बैक का हल्का सा मसाज करते हैं, उससे थोड़ा सा कुछ जो चीजें लोग देते हैं, कुछ बस सौंफ का पानी को देता है, कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हमने नहीं पढ़ी तो हम नहीं बोल सकते। लेकिन इतनी यंग, अगर एक महीने का बच्चा या कुछ दिनों का है तो आप उसको कैसे सौंफ का पानी, आई डोंट नो डॉक्टर साहब, दे सकते हैं? पता नहीं, देखिए हम लोग तो नहीं मानते इन सब चीजों को, लेकिन ये लोग करते हैं, वो बड़ा मसाज करते हैं, जैसे आप ये बातें बता रही हैं, कुछ चीजें एक ड्राई वाटर भी आता है, वो भी दिया जाता है, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है, ये लोग करते हैं। लेकिन जैसे मैं उस चीज पे बात, ड्राई वाटर पे भी नहीं वो करते, मैं उस चीज पे बात ही नहीं करता, जैसे होम्योपैथिक ये सब चीजें मैंने कहा कि मैंने पढ़ी नहीं है, तो मैं इस पे बात ही नहीं
नहीं कर सकता ना, जिन्होंने पढ़ी होती है साथ जारी बात है, वो भी एक 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 बिल्कुल तो पढ़ लीजिएगा ना थोड़ा सा तो पढ़ लीजिएगा। तो फिर हम उसको ब्रेक का कहा जा रहा है, फिर हम ब्रेक से वापस आते हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे कि डॉक्टर साहब ने कहा कुछ इलाज तो है नहीं, फिर क्या किया जाए कि रात में अगर बच्चा रो रहा है और माँ भी रो रही है, परेशान है कि बच्चे का हल कैसे करें मुश्किल का, तो क्या होगा फिर इस सिचुएशन में। आफ्टर दिस ब्रेक मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर आतिफ मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और हम आज बात कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको किन किन एहतियात की ज़रूरत होती है, और इसके साथ साथ जो है जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं क्योंकि वो बता नहीं पाते, हमें पता नहीं चल पाता उनकी तकलीफ़ का कि वो किस मुश्किल में हैं। सो उस टाइम पर माँ जो है वो बेहतरीन जज होती है। कुछ सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, उनको आप कैसे जज कर सकते हैं कि आप बच्चे का जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है उसको सुकून पहुँचा सकें या उस चीज़ को डायग्नोज कर सकें। तो इनिशियली जो भी मसाइल होते हैं उन पर डॉक्टर साहब ने कुछ चीज़ों के हवाले से तो बताया। एक बड़ा मसला होता है ना कि अच्छा ये भी है कि अब इस बड़ी अजीब सी बात है कि अगर जो बेबी है उस अर्ली मॉर्निंग अगर वो उसकी पैदाइश हुई है तो वो रात में रोता है, रोएगा, और दिन में रोएगा, ऐसी ऐसी बातें करते लोग। अच्छा कुछ बच्चे हैं जो पूरा दिन जो मतलब सोएंगे और उन्होंने पूरी रात जागना है। अब बेचारे अब्बा की जिम्मेदारी है या अम्मा की जिम्मेदारी है कि उन्होंने पूरी रात उस बच्चे को लेके, और उसने नहीं सोना, उसने जगाना है पूरी रात अम्मा अब्बा को। ये आपने बिल्कुल सही बात की। जब भी पता चलता है हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे पाला है, और जब भी माँ के कदमों तले जन्नत है, कितनी मुश्किल से वो पालती है, बहुत मुश्किल होता है बच्चे को पालना, क्योंकि किसी आपकी बात कोई वर्किंग पेरेंट्स हैं तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए और फादर्स के लिए। लेकिन बेचारे कुछ फादर्स ऐसे हैं जिन्होंने सुबह ऑफिस जाना होता है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए जो है वो रातों को जागते होंगे और उनको लेकर टहलते होंगे, और वो कहते हैं बैठो भी नहीं और मुझे गोद में लो और अब टहलो, बैठो, तो वो उनको फौरन उनका फिर वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है, उनको पता चल जाता है। ये थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम शुरू में। फिर आप देखें, कोशिश करें कि मदर फीड ही दें, टॉप फीड पे ना रखें बच्चों को। सही डॉक्टर साहब ऐसा क्यों है, ये क्यों होता है, बच्चे रात में सोते क्यों नहीं है? होता ये है, जो यूजली बच्चों की स्लीप है ना, जो न्यू बॉर्न बेबीज की होती है, जो जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी ज़्यादा होती है, 18 घंटे तक स्लीप होती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, आपने देखा होगा कि जितनी बड़ी उम्र में लोग जाते रहते हैं उनका स्लीपिंग आवर्स कम हो जाते हैं, ठीक है ना। जितनी ओल्ड एज में जाते हैं स्लीपिंग आवर्स उतने कम हो जाते हैं। तो यूजली छोटे बच्चे ज्यादा सोते हैं, ठीक है, तो सोए ना रात को, क्यों तंग करते हैं? मैंने वही ना कि जब दिन में रोएगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब रात में रोएगा तो अब बहुत ज्यादा पता चलता है। फिर उसकी वजह होती है, आपको देखना होता है कि फीड क्लियर हो रहा है, सही ना। आप फीड उसका देख लेंगे क्या है, फिर पोजीशन मैंने बताया थोड़ा सा चेंज करें। कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चों को टॉप फीड स्टार्ट कर देते हैं, फीडर क्या करते हैं मुंह में लगा देते हैं, ठीक है ना। बच्चा सो रहा है और उसको फीडर लगाई हुई है, ये बहुत गलत तरीका होता है। अच्छा, इससे खुदा ना खास्ता एस्पायरेट, आप सोचें अगर मैं सो रहा हूँ, कोई भी सो रहा हो बंदा, उसको हम कुछ लगा दें मुंह पे, अपने ऊपर रख के सोचें तो क्या होगा ना कि आप सोते में किसी को भी खाना लगा देंगे या तू खाना खाओ सोते में, तो कैसा अजीब सा होगा। ऐसे आप बच्चों पे रखा करें, जब वो कोई सो रहा है आप उसको फीडर लगा दिया आपने, खुदा ना खासा एस्पायरेट करें। सोते हुए अगर वो रोने लग गया फौरन आपने मुंह में उसकी फीडर लगा, अल्लाह ना करे सांस की नाली में ऐसे होते हैं, केसेस आते हैं। फिर एक कान का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा इस वजह से ज्यादा होता है कि कान में ओटाइटिस मीडिया हम लोग कहते हैं, उसको इन्फेक्शन हो जाता है। इसकी ये कॉज भी है, ठीक है, कि आपने फीडर ऐसे लगाई हुई है और बच्चे को, सही ना। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है थोड़ा सा। फिर एक जो आगे बच्चे हो जाते हैं, नाक उनकी जो बच्चे छोटे होते हैं, इसका कोई हल नहीं है कि आप उनकी स्लीपिंग जो डिसऑर्डर है उसको ठीक कर सकें। आपको जागना पड़ेगा, आपको वो मेमोरीज बनानी है। आपको दवाइयाँ नहीं देनी है। लोग क्या करते हैं जी, सोने की दवाई दे देते हैं। अच्छा, एक सिरप आता है, बिल्कुल बड़ा मशहूर सिरप है, मुशाद मेरी अम्मा ने भी मुझे दिया होगा, तो वो आज भी देती है, अवॉइड करें प्लीज, क्योंकि उनको ऑफिस जाना है, उनको घर का काम करना है, और बच्चे जो है वो फिर बेचारे बच्चे उल्टे होके यूं करके सोए पड़े होते हैं टेंशन से बगैर। 2 साल तक के बच्चे को एक रिकमेंडेशन नहीं कि आप कफ सिरप दें, कफ सिरप दें, लेकिन वो तो होता ही नहीं के लिए, सोने के लिए वो दवाई दे देते हैं, सही ना। तो वो हम लोग बहुत मना करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को ओरली हम लोग कुछ नहीं देते मदर फीड के अलावा, कोई मेडिसिन भी असर नहीं करती, सही ना। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग विटामिन डी के ड्रॉप्स दे देंगे, सही ना, या अगर बुखार और पैराडोल ड्रॉप्स, यूजली हम लोग कुछ नहीं करते। होता ये है, बच्चा जब सोता है ना, कि यूजली नाक से सांस लेते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न बेबी, तो नाक बंद हो जाए तो खरखर की आवाज़ शुरू हो जाती है, लोगों को लगता है कि कोई चेस्ट इन्फेक्शन हुई है।
तो जब भी मैं कहता हूँ आप बच्चों के डॉक्टर को जरूर दिखाएं, वो देखेगा, एग्जामिन करेगा, वरना कि अगर दूसरा डॉक्टर जाएगा ना वो लिख के दे देता है जी पता नहीं क्या चेस्ट इन्फेक्शन। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ड्रॉप्स आते हैं वो आपको नाक में डालने होते हैं, ठीक है, ठीक है, वो नाक खुल जाती है, बच्चा बेहतर हो जाता है। ओके। फिर आपको बच्चे को देखना होता है कि खुदा ना खासा अगर बच्चा फीड ना ले ना, सबसे पहला साइन ही हो जाता है, पता चल जाता है आपको, अगर बच्चा फीड ना ले मदर की, समझे बीमार है, कुछ भी हो सकता है उसको, बहुत सारी वजूहत हो सकती है। कुछ एक चीज़ और बता दूं, कुछ बच्चे फीड लेने के बाद थोड़ा बहुत दूध बाहर निकालते हैं, जो आप इसको वॉमिटिंग कर लेते हैं लोग, थोड़ा दूध वो बाहर निकालते हैं, तो वो नॉर्मल एक होता है, उसमें परेशानी वाली बात नहीं कि जी इतनी उल्टी कर दी है फीड लाने के बाद ये हो गया, तो ये नॉर्मल चीज़ होती है, सही ना। ठीक है। तो फिर आपको ख्याल रखना है, बच्चे को देखना है, जो मैं पेरेंट्स को समझाता हूँ कि अगर खुदा ना खासा आपको लग रहा है बच्चे का सांस, एक कुछ डेंजर साइन है जो हर हम देखते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन में अगर हम लोग को डिस्ट्रेस है, बच्चे को सांस खींच के ले ऐसे सांस आवाज आ रही है, सही ना, आवाज आ रही है, खींच के सांस ले रहा है, पसलियाँ चलना जिसको कहते हैं, पसलियाँ चल रही हैं, सही ना, या नेजल फ्लेयरिंग हो रही है, ऐसे नाक ऐसे ऐसे हो रही है, सही है। अच्छा ये एक दो दिन में तो नहीं होता होगा, ये तो 3-4 दिन का मामला है, किसी वक्त भी हो सकता है, अचानक से इतनी सीवियर कंडीशन हो जाती है, ऐसे हो सकता है किसी वक्त में भी। जब न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं तो यूजुअली हम पैदा होने के कुछ देर बाद ऑब्जर्वेशन में रख लेते हैं ऐसे बच्चे को, तो इसकी वजूहत अलग है वो न्यूबॉर्न में, क्योंकि मेरे को नहीं एस्पायरेट कर लिया उसने, बर्थ सर्टिफिकेट में चला गया, कुछ डिफरेंट। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में है और एकदम से आपके बच्चे को ऐसा लगता है, आप कह रहे हैं कि वो खींच के सांस ले रहा है या वो दूध नहीं पी रहा, आपको लगता है ज्यादा रो रहा है, तो फिर डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग, आप कह रहे हैं फिर इन्वेस्टिगेट करना है, आप डॉक्टर को जरूर दिखाना होता है। और ये अगर ऐसे डेंजर साइन है ये तो फिर फौरन हॉस्पिटल में एडमिट होगा, आपको कुछ अपने घर में कुछ नहीं करना है इसमें। ओके। अच्छा, कुछ जब बच्चे और भी चीज़ें हैं जिसमें अगर हम फिट्स पे बात कर लें, सही ना, कुछ एक तो झटका जिसको हम कहते हैं, अच्छा झटके की भी वजूहत होती हैं, सही ना, झटका क्यों आता है इसकी वजूहत ये होती है, या तो शुगर अगर कम हो जाए हमारी, सही है ना, उसमें भी झटका आ जाता है बच्चों को। फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, कैल्शियम का आपने यूरिया जो हमारा है थोड़ा सा, या कोई भी सोडियम वगैरह, सोडियम कुछ है, या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है वो है, या कैल्शियम आपका कम है या ज़्यादा है, कम है अगर उसमें ज़्यादा हम लोग देख रहे होते हैं बच्चों में, तो या तो फिर फेब्राइल फिट्स होते हैं जो बुखार के साथ बच्चों को आते हैं, जो यूजुअली बच्चों में होते हैं, 5 साल से छोटे बच्चों में फेब्राइल फिट्स बड़े कॉमन होते हैं, सही है। या तो फिर हम कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार है, मेनिंजाइटिस वगैरह हो गई, कुछ और बीमारी हो गई, तो फिट्स को आपको ऑब्जर्व करना होता है बच्चे को, सही ना, हो जाते हैं इजीली ऑब्जर्व, आपको ख्याल रखना होता है। अगर फेब्राइल फिट्स हैं वही ना डॉक्टर जाके डायग्नोज करेगा, सारे टेस्ट वेस्ट करके मालूम करता है कि झटके की वजह क्या है, वो झटके की वजह निकालेगा कि क्यों आपको झटका आया। उसके बाद अगर सब चीज़ें वो करके कमर का पानी निकालते हैं, जो कहते हैं एलपी हम लोग करते हैं, लोग पेरेंट्स इतना डरते हैं कि पता नहीं क्या हो गया जी, कमर के पानी निकालने से पता नहीं क्या हो जाएगा। आप यकीन माने जब हम करन हॉस्पिटल में होते थे, हम लोग डेली के हमारे बच्चों के हमें निकालने होते जो मेनिंजाइटिस वाले बच्चे आते हैं, उससे डायग्नोस होती है, राइट, उससे बेहतर हो जाता है फिर मामला। आप जब वो टेस्ट ही नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा आप बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, झटका किस वजह से आया है, तो आप कैसे उसको ट्रीट करेंगे, आप ब्लाइंड कैसे ट्रीट करेंगे। उस टेस्ट से आप यकीन माने कुछ नहीं होता है, बहुत रेयरली है, अगर किसी का आईसीपी बढ़ा हुआ हो, माँ बाप परेशान हो रहे होते हैं ना, लेकिन बीमारी से बच्चा अगर वो गर्दन तोड़ बुखार है तो वो डेंजरस है, ठीक है। अगर उस टेस्ट से बहुत रेयरली अगर किसी का आईसीपी बढ़ा हुआ हो, उसमें आपने करा तो वो जानलेवा हो सकता है, सही ना, उसी वक्त उससे जानलेवा। उस टेस्ट से कोई बच्चा ज़हनी तौर पे माजूर ऐसा कुछ नहीं होता, वो बीमारी की वजह से हो सकता है, तो वो टेस्ट से हमें डायग्नोसिस पता चल जाती है कि मेनिंजाइटिस है या नहीं। अगर गर्दन तोड़ बुखार है या वायरल कोई भी उसकी कॉज है तो उसका फिर स्पेसिफिक ट्रीट होता है, और अगर वो नहीं है तो फिर आपको कुछ नहीं करना होता, फिर आपको एज अ फेब्राइल फिट्स या जो आपने निकाली कॉज, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं करवाएंगे तो होता क्या है, फिर हमें वो 10 दिन तक या 15 दिन तक वो ट्रीटमेंट चलानी पड़ती है। हाँ, और आपको पता ही नहीं कि क्या बच्चा बेहतर भी हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा उसको झटके किस वजह से आए। अच्छा, ये जो भी इस वक्त पिक्चर्स चल रही है ना, इसमें एक बड़ी अच्छी पिक्चर है, तो मुझे लगता है ज़रूरी है कि वो माएँ ज़रूर करें कि इसमें ये देखें, ये जो हैं ये एक्सरसाइज करा रही हैं इसको, ये छोटा सा आई थिंक कुछ मंथ्स का बेबी होगा वो, और वो इतना एंजॉय कर रहा है, आंखें बंद करके वो उस एक्सरसाइज को एंजॉय कर रहा है। सो ये मसाज करना बच्चे को इतनी छोटी सी एज में, उसको एक्सरसाइज कराना उसके मसल्स के लिए, डॉक्टर साहब ये जो कुछ मंथ्स के बेबी होते हैं, माँ एक रिलेशन बनाती है ना इनसे थ्रू मसाज करके या एक्सरसाइज करके, ये सब बताया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस पिक्चर में भी अभी दोबारा आएगी तो आप लोग देखिएगा कि कितना प्यारा एंजॉय कितना कर रहा है, उसके एक्सप्रेशन चेक करें आप कितना अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल ख्याल से आप करें, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, तो आप ख्याल करें थोड़ा बहुत, अगर आपको करना है मसाज, फिर आप उसको पोजीशन चेंज करें थोड़ा सा ना, कि आप बिल्कुल सीधा कभी ना लेटाएं बच्चे को। अच्छा,
बिल्कुल सीधा ना लेटा, और फीड के बाद तो बिल्कुल ही सीधा ना लेटाया करें। फीड करने के बाद तो सीधा ना ये लेटाया देखें आप, ये वाली इस वाली पिक्चर का मैं जिक्र कर रही हूँ, देखें वो कितना एंजॉय कर रहा है कि उसको लग रहा है बेस्ट मोमेंट है ये मेरा। तो बस फीड लेने के बाद सीधा ना लेटाएं, इस चीज़ का ख्याल रखें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वीनिंग स्टार्ट हो जाती है, जो आप ऊपर की गज़ल शुरू कर देते हैं, तो आप कोशिश करें जब कोई आप एक चीज़ उसको दे रहे हैं तो कम से कम उसको वो टेस्ट करने दें 1 हफ्ते तक। वो एक चीज़ दें, कभी कभार बच्चा लेता है तो वो उल्टी कर देता है, तो वो हमेशा के लिए बैन हो जाती है उसके लिए। तो ऐसा ना करें क्योंकि टेस्ट बहुत डेवलप हो रहे होते हैं बच्चे के, तो आप उसके वो स्टार्ट करें। आप बेसिकली इवन कि इस उम्र तक भी हम लोग कभी कभी कोई पहली बार चीज़ खाते हैं तो हमें उसका टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा होता है, सेकंड टाइम खाएं फिर दूसरे दोबारा इंसिस्ट करते हैं नहीं सो गुड, दोबारा ट्राई करो तो मैं फ्लेवर डेवलप होगा। तो इसी तरह बच्चों का भी है, पहली बार अगर वो नहीं उनको टेस्ट समझ में आता है तो आपने बिल्कुल उनकी ज़िंदगी से वो चीज़ नहीं निकालनी, और 3 बार ज़रूर खिलाएं उनको, हो सकता है कि वो चीज़ डेवलप हो जाए। एक मुझे आपसे चीज़ जाननी है, ये भी बड़े यंग उसमें ही है, कुछ मंथ्स में ये चीज़ सामने आ जाती है। कुछ बच्चे जो है ना वो बहुत ज़िद्दी और बहुत रोते हैं। एक तो है ना कि बच्चे का पेट भरा हुआ है, उसने दूध पिया हुआ है, ठीक है, तो वो क्यों रोएगा, कोई रीज़न नहीं है ना, बीमारी नहीं है, पेट भरा हुआ है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, बहुत परेशान करते होते हैं, फिर कहते हैं इसका नाम बदल दो, इसके नाम की वजह से जो है इसके नाम का असर हो रहा है, इसको ये कर लो, ये इस तरह की बातें लो, और कुछ पे असर पड़ भी जाता है डॉक्टर साहब, उनका नाम तब्दील कर दो उन बच्चों को। लोग कह रहे होंगे मैं कैसी बातें कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने कैसी बातें नहीं सुनी, ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि घर में 2-3 बच्चे हैं, एक बच्चा है जो बड़े अच्छे मिजाज का है, ठीक है, एक है, ये क्या रीज़न होता है कि बच्चों में इतना चिड़चिड़ापन है, हर चीज़ पर वो नो करते हैं, लड़ाई करते हैं, लेकिन इससे ऐसे हम अपने बच्चों को ट्रीट करें? ऐसे बात ये है कि देखिए नाम को तो मैं नहीं बता सकता कि सारी चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन नामों का असर होता है, लेकिन डॉक्टर ऐसा अगर है। कोई बच्चे बड़े हैं ना, जैसे अगर आप ये बात कर रही हैं वो चिड़चिड़ापन ज़्यादा है या बहुत हाइपर एक्टिव है, तो यूँ तो ये फिर आपको पीडियाट्रिक उसको एक तो साइकियाट्रिस्ट को दिखाना होता है। चाहिए ना, अवेयरनेस हम लोगों में नहीं, हम नहीं दिखाते, माँ बाप आना जाना छोड़ देते हैं, बच्चे इतना उधम मचा रहे होते हैं। तो ये आपको एक अवेयरनेस चाहिए कि आप उसको पीडियाट्रिक साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं और एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। वो डायग्नोज करेगा कि इसको कोई डिजीज तो नहीं है, होती है बच्चों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम, फिर वो उसको ट्रेन करते हैं, फिर उसकी थेरेपीज होती हैं जो पूरा सिखाया जाता है कि कैसे उसका फिर बिहेवियर चेंज करते हैं। सही ना, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं बच्चों में, तो ये कराना ज़रूरी होता है। सही ना, उसको फॉलो फिर पूरा वो एक आपको न्यूरोलॉजिस्ट बैठ के पूरा समझाएगा कि आप उसको कैसे फॉलो करना है। सही है, तो अगर ये डिजीज़ है, वैसे यूजुअली बच्चों में नॉर्मल होती है, कुछ बच्चों में देखा कि जो सिर्फ कार्टून देख रहे होते हैं या घर में बैठे हुए होते हैं तो वो बड़े पेरेंट्स को प्रॉब्लम आ रही होती है, लेकिन जब वो बाहर बच्चों में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, तो वो नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, बच्चे अक्सर नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं, उनको अपनी ज़रूरियात का भी पता है, उनको अपनी हर चीज़ का पता होता है। जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जो है वो बिल्कुल डम हो जाते हैं, टीचर्स कहते हैं कि बिल्कुल सोशल नहीं है। और वो एक मूवी आई थी ना, उसमें दिखाते हैं वो बच्चे के सामने ना उसको ऐसा लग रहा होता है वर्ड्स जो हैं वो इधर उधर कहीं जा रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ अजीब सी, कुछ उसके लिए कोई मुश्किल सी सिचुएशन क्रिएट कर दी है। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि मे बी बनिस्बत इसके कि माँ बाप मारें पीटें, नहीं तुमने स्कूल जाना है, ये करना है, मे बी कोई साइकोलॉजिकल इस तरह का इशू हो जिससे डील किया जा सके। तो आप ये कह रहे हैं हर चीज़ को डील करना है हमें, और उसके लिए मुख्तलिफ लोग जबरदस्ती से कोई फ़ायदा नहीं होता आप। लेकिन इतने छोटे कुछ महीनों के कुछ साल के बच्चों को अब आप कैसे डील कर सकते हैं, इतने वो जिद कर रहे होते हैं, और फिर बेचारे माँ बाप का कई बात क्या होती है, इन्होंने तरबियत नहीं की इसकी। नहीं देखिए, बात ये होती है थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होता है बच्चों में, आपकी भी गलती होती है इसमें। जैसे मैंने बताया ना, जैसे आप इसको डील करेंगे ना वैसे बच्चा चलता है। आप यकीन माने, कुछ मैंने लोग देखे हैं अभी से, जो मेरे दोस्त हैं, वो अपने बच्चों को सुबह फजर पे उठाते हैं, छोटे छोटे बच्चे 3-3, 4-4 साल के बच्चे हैं, फजर पे उठते हैं, नमाज उनको पढ़ाते हैं, कल साहब पढ़ाने आते हैं। तो कभी कभार होता है ना, ग्रैंड पेरेंट्स उनके कहते हैं यार क्या इतने से बच्चे को सुबह सुबह तुम फजर पे उठा रहे हो 4-4-5 तक, तो वो कहते हैं हम रूटीन बना रहे हैं, क्योंकि अभी से हम रूटीन बनाएंगे ना तो वो आगे तक चलेगा। तो वो बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं पेरेंट्स जो होते हैं ना कि यार ये हमने रूटीन बनाना है इस बच्चों का, ताकि ये लॉन्ग टर्म में यही फॉलो करें। अच्छा, अब आप रूटीन की बात करें तो अब ये जो 2 साल 2.5 साल की एज में बच्चे को स्कूल भेजने की जो रूटीन है, इस पे आप लोग क्या कहते हैं? इस पे आप तो साइंस की बात करें ना, हर चीज़ आप लोग बड़ी लॉजिकल कर रहे होते हैं, तो कितना ज़रूरी है कि आप इतनी सी एज में बच्चे को जो है वो स्कूल भेज दें कि वो जाए और जाकर। बच्चे अगर आप वैसे
उसको भेज रहे हैं तो मैं कहता हूँ सही है, लेकिन उसको बैग्स ज़्यादा ना डालें। लेकिन कुछ देखिए हमने कमर्शियल भी चीज़ें कर दी हैं ना, कुछ चीज़ें कमर्शियल भी आ गई हैं कि ज़रूरी हो गया है, ट्रेंड बन गया है, आपका इमेज ऐसा चाहिए कि बच्चा नहीं जाता। आने से कुछ पहले तो मैं तो बच्चे सोच के रहा उसका हूँ नाम एडमिशन मैं कराना हैरान कर बताओ गया। होता है। मैं वो दोस्त को देखा, वो कह रहे हैं जी हमें नाम लिखवाना है। मैंने कहा यार अभी डिलीवरी हुई भी नहीं है और ये पहले से नाम एडमिशन नहीं हो जाता है, एडमिशन तो कितना प्रॉब्लम हो गया है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। तो मैं खुद परेशान था, मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है। तो कुछ चीज़ें कम, लेकिन कुछ अच्छा भी है। जैसे आजकल बच्चों में ना अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, जो बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि हमें हमारे वक्त में इतनी हमें अवेयर नहीं थी। हम लोग सीधे साधे बस पढ़ना है या घर जाना है, कुछ पता ही नहीं था ज़िंदगी का। लेकिन अब बच्चे बड़े समझदार हैं, उनको नॉलेज है हर चीज़ के हिसाब से, और पढ़ाई में भी बड़े अच्छे जाते हैं। हर चीज़ की उनके टाइम टेबल सेट होता है कि इधर जाना है, उधर जाना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। तो बड़ा स्कूल लेवल से कंपटीशन बड़ा स्टार्ट हो गया। तो ये कुछ अच्छा भी है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में एडमिशन टेस्ट होता है, वो पेरेंट्स को भी बुलाते हैं कि वो पेरेंट्स कैसे हैं, कैसे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। देखिए कुछ अच्छा भी है, कुछ उसमें नुकसान भी होगा। तो कुछ मुझे तो अच्छा लगता है कि हाँ, लेकिन ये है कि उसमें वो जो इतनी छोटी सी एज है, इसमें जब आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो फिर आपने सिर्फ ये नहीं सोचना कि अब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म, अब मेरा काम है सिर्फ पैसा कमाना। आई नो कि हज़ारों रुपए एक बड़ा अमाउंट जो है वो बच्चों की तरबियत के लिए, तरबियत तो नहीं है खैर, वो तालीम है, तरबियत तो वो है जो आप अपने बच्चे के लिए दे रहे होते हैं। उस्ताद भी तरबियत करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन ये जो कमर्शियल एजुकेशन सिस्टम है, इसमें तो एक बड़ा अमाउंट आपको अपने बच्चे के लिए चाहिए होता है और वो आप स्पेंड भी कर रहे होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो आपका टाइम है, जो आपने अपने बच्चे को देना है, जो आपकी तरबियत है, जो आपकी मोरल्स हैं, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, वो कहीं मिस ना हो, वो टाइम आपको जो है वो ख़ास तौर पर बच्चे के साथ गुजारना चाहिए। फिर वो टीचर को, उसको मेरी माँ भी कहती है इसकी टीचर को कहो, ये अपनी टीचर की बात मानेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा। ऐसा क्यों है? उसकी टीचर उसके लिए ऐसा क्या कर रही होती है कि वो उसकी बात मानता है, अपनी माँ की बात नहीं मानता। पेरेंट्स को टाइम देना ज़रूरी होता है। बहुत सारे बच्चे मेड के साथ मैंने देखे जो यकीन माने हमारे पास आते हैं तो हम पूछते हैं मदर कौन है, तो वो बच्चा मेड के पास जा रहा होता है। इवन बड़ा प्रॉब्लम होता है पेरेंट्स के लिए, जो देखते हैं यार कि बच्चा उनको ही नहीं पहचान रहा होता। तो ये भी चीज़ें हमने देखी। टीचर की बात की, देखें स्कूल से बड़ा फ़र्क भी पड़ता है। मैं बताऊँ, मैंने जिस स्कूल में पढ़ा था वहाँ नमाज़ पढ़ाई जाती थी, क्योंकि मेरी सेकंड शिफ्ट थी, तो वो ज़ोहर की और असर की नमाज़ होती थी वहाँ पे। तो हम छोटे से होते थे तो हम बड़ा ना शौक होता था कि नमाज़ पढ़ाने का, क्योंकि उसमें इमामत भी आप करते हो, फिर वो तकबीर, तो वो बड़ा शौक था। और हमारे जो प्रिंसिपल थी वो बड़ा सिखाती थी नमाज पे और इस सब चीज़ों पे बड़ा जोर था उनका। तो वो एक आदत बनी हुई है हमारी शुरू से ना। तो बड़ा स्कूल की बड़ी आपकी एक वैल्यूज़ होती है, सही है ना। पेरेंट्स तो जारी बात है, जैसे आपको लेके चलेंगे वो आप वैसे चलोगे। मैं कहता हूँ आज डॉक्टर हूँ मेरी मदर की वजह से, सही ना। मदर मेरी, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे डॉक्टर बनाना है, सही ना। क्योंकि हम लोग बच्चे होते हैं, हमें समझ नहीं होती कि क्या करना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स आपको बड़ा अच्छा समझा रहे होते हैं कि किस तरफ आपको जाना है। चलो देखें, आपको इज्जत इसी चीज़ से मिलती है। जब आप डॉक्टर बन जाते हो तो फिर आप उसके बाद आप सारी ख्वाहिशें अपनी पूरी करो। पहले कुछ आप मैंने बहुत सारे यंगस्टर को देखता हूँ जो बहुत और चीज़ों में लग जाते हैं। अच्छी बात है, आपके एक्टिविटीज़ होंगी अच्छी है, लेकिन पहले एजुकेशन ज़रूर कंप्लीट करें। एक कुछ आप अपना बन जाएं, उसके बाद आपको जिस फील्ड में जाना है आप जाएं, आपकी इज्जत होगी। आपको मीडिया में आना है, आप मीडिया पे आएँ, जो आपको सिंगर बनना है आप सिंगर बने, सब कुछ करें, लेकिन पहले अपनी एजुकेशन जरूर कम। क्रिकेटर आप बने, लेकिन एजुकेशन आप और आप हर फील्ड में आप, जैसे आपको लगता है आर्ट की फील्ड में आप आएंगे तो उसमें एजुकेशन, हर फील्ड में एजुकेशन आपको हेल्प करती है, आपको एक बड़ा एक्सपोजर देती है, जिसके ज़रिए जो है वो आप अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ डेफिनेटली पहले माँ बाप का ही किरदार है कि वो अपने बच्चे को किस तरह लेकर चलते हैं, और रब सबको तौफीक भी दे कि वो अच्छे तरीके से अपनी औलाद की तरबियत कर सकें, और फिर औलाद को तौफीक दे कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल कर सके। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपने बच्चों का ख्याल कीजिए और मुझे एक ब्रेक लेना, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करूँगी सलाम पाकिस्तान में।